अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एग्जाम्पल 2.1 को सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी आसान है और जो हमने थ्योरी के अंदर कवर की थी चीज़ें वही चीज़ें अप्लाई होंगी आज, और काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है। अगर आप इसको समझ लेंगे अच्छे से तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सवाल पहले पढ़ लेते हैं, उसके अंदर चीज़ें देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल 2.1 के अंदर अ सिंगल फेज पावर स्टेशन कंसिस्ट ऑफ दिस। आपके पास सोर्स का वोल्टेज है जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं फिगर के अंदर, ठीक है। और 60 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, और जनरेटर की जो सप्लाई है लोड एंड पे कितना लगा हुआ है 4 + 3J ओम्स। ये आपको इम्पिडेंस गिवन है यहाँ पर थ्रू ट्रांसमिशन लाइन ऑफ इम्पिडेंस। ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस दी गई है, ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट द सिस्टम। पार्ट ए में पूछ रहा है कि एग्जैक्टली डिस्क्राइब द अबव, ये आपके फिगर गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द वोल्टेज एट लोड, क्या आपको यहाँ पे वोल्टेज बताना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। और व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन लाइन लॉसेज, तो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेज यहाँ पे क्या किस तरीके से निकलेंगे, हमें पार्ट ए में ये देखना है जो इस फिगर 2.6a के अंदर गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहाँ पे मैं आ जाऊँगा पार्ट ए की तरफ। तो सिंपल मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दूँ, सबको पता है। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी फिगर बनी हुई है। ये जो आपके पास एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क है जो कि हमने बनाया है। सिंप्लीफाइड नेटवर्क का मतलब ये है कि आपके पास सोर्स है, आप यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास सोर्स बनी हुई है, यहाँ पे सोर्स बनी हुई है, और यहाँ पे आपके पास लाइन आ गई है, और देन सीधा यहाँ पे आप लोड देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से दी हुई है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि विदाउट ट्रांसफार्मर कितना लॉस आता है और विद ट्रांसफार्मर कितना लॉस आता है। तो आज की जो एग्जाम्पल है, जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर हम ये चीज़ एनालाइज करेंगे। तो आ जाते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। तो फिगर ये है। तो सबको पता है कि यहाँ पे हम केबल भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। केबल ना भी लगाएं तो आपको पता है कि जो टोटल लोड है, या आप सबसे पहले करंट निकालने, क्योंकि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको चाहिए वोल्टेजेस, आपको वोल्टेजेस चाहिए, और आपको पावर लॉस चाहिए। आपको ये दो चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वोल्टेज कैसे निकल जाएगा, अगर आपको करंट मिल जाएगा तो आपके पास इम्पिडेंस ऑलरेडी मौजूद है, उससे आपके पास क्या निकल जाएगा, वोल्टेज निकल जाएगा। इसी तरीके से पावर लॉस निकल जाएगा। तो आ जाएंगे हम यहाँ पे, जरा अपने करंट निकालेंगे। करंट किसके बराबर होता है, I = V/Z, ठीक है ना। और सबको पता है कि वोल्टेज कितना है, 480∠0 अपॉन Z इक्विवेलेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे EQ लिख देता हूँ। Z इक्विवेलेंट का मतलब इनको हम ऐड कर देंगे, रियल वाली जो रियल ओम्स है उसको हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 4.18 बन जाएगा प्लस 3.24 यहाँ पर J। इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, और उससे पहले यहाँ पर, ठीक है। तो कैलकुलेटर में ओपन करता हूँ, मैं जाऊँगा मोड पे, और 2 प्रेस किया, शिफ्ट फिर मॉड, एंड नीचे आऊँगा, फिर यहाँ पे 3 पे क्लिक करूँगा, और पोलर फॉर्म के अंदर इसको ले आऊँगा। तो जो भी आंसर आएगा मेरा पोलर में आएगा। 480 डिवाइडेड बाय, यहाँ एंगल 0 का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एंगल लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर आपके पास इमेजनरी पार्ट है वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4.18 प्लस 3.24 J लिख देंगे हम यहाँ पे I, एंटर करेंगे तो 90.76 और माइनस 37.77, ठीक है। 90.76 लिखेंगे यहाँ पर। जो करंट आया है हमारा 90.76 एंगल माइनस 37.77 एम्पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना करंट लिख लिया है। तो करंट निकल गया। अब मैं यहाँ पे वोल्टेजेस निकाल सकता हूँ इजीली। कैसे निकलेंगे वोल्टेजेस, V = I × Z, ठीक है ना।
तो वोल्टेजेस आपको चाहिए लोड के अक्रॉस, तो करंट हम यूज़ करेंगे 90.76, क्योंकि करंट सेम होगा, सीरीज़ के अंदर है सर्किट, -37.77, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 3J से, क्योंकि हमें लोड का वोल्टेज चाहिए। लोड आपके पास क्या है 4 + 3J, तो हमने यहाँ ये चीज़ रखी और अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको इसके साथ ही, 4 ब्रैकेट लगाएंगे 4 + 3I, तो 53 आ गया आपके पास, 453.8 और -0.8191 सॉरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे VL .8 एंगल -0.91, ठीक है ना, डिग्री आप यहाँ पे लगा दें। तो आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया, वोल्टेजेस आपने निकाल लिए। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है यहाँ पर पावर लॉस फाइंड करना है। तो पावर लॉस का फॉर्मूला ये सिंपल ये है कि पी लॉस बराबर होता है I² × R, ठीक है ना। पावर है, मैं यहाँ पे सिंपल R क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे रीज़न भी लिख देता हूँ, क्योंकि जो पावर होती है वो किलोवाट के अंदर होती है, हमें कॉम्प्लेक्स पावर नहीं चाहिए, अपरेंट पावर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सिंपल इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, एक्टिव कंपोनेंट लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिव कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड है। एक्टिव कंपोनेंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है इसका, कंपोनेंट, ठीक है ना। हमें यहाँ पे इसका कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, एक्टिव कंपोनेंट। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर इनके सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ 90.76 वाले जो कंपोनेंट है, हम यहाँ पे सिंपल एक्टिव कंपोनेंट लेंगे और इसको हम रख के अपना जो पावर है वो निकाल लेंगे। तो किसके बराबर आ जाएगा, 90.76 का स्क्वायर, और हम यहाँ पर किसकी लॉस निकाल रहे हैं, लॉस किसका निकाल रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन का यहाँ पर आप देख लेंगे रियल वैल्यू का कौन सी है, जहाँ पर J नहीं आ रहा, 0.18 है, ठीक है। तो हम आएंगे अपने सवाल पे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0.18, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब हम आंसर क्या आ जाएगा, तो 90.76 का स्क्वायर इंटू 0.18, 1482 हम ले लेते हैं यहाँ पर। वाट आपके पास क्या आ गया, पावर लॉस आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर एक आंसर आ चुका है इस तरीके से, 82 ही है ना, यहाँ पे मैं ज़रा देख लूँ, ठीक है। तो आपके पास एक आंसर आ गया जो कि इन टर्म ऑफ लॉस आपने आंसर निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आपने एक्टिव कंपोनेंट क्यों लिया है, क्योंकि पावर जो है आपके पास सिंपल वो केवी के अंदर होता है, और केवी आपके पास रियल पार्ट होता है, तो हमने वहाँ पर रियल पार्ट लिया। अब यहाँ पर करंट का जो हमने कौन सा पार्ट लिया, मैग्नीट्यूड पार्ट लिया। एंगल आपके पास जो, जब एंगल की हम बात करते हैं तो एंगल के साथ साथ कौन सा आपके पास फॉर्म आती है, मैं ज़रा यहाँ लिख भी दूँ कि जब आप एंगल इंक्लूड होता है ना, तो जब एंगल इंक्लूड होता है, व्हेन एंगल इज इंक्लूड, मैं यहाँ लिख देता हूँ व्हेन एंगल इंक्लूड, व्हेन एंगल इज इंक्लूड द पावर शुड बी, okay, पावर विल बी कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स के अंदर आपके पास रियल भी आ जाएगा और रिएक्टिव भी आ जाएगा। और जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें ओनली रियल पावर हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो जब रियल पावर रिक्वायर्ड है, क्योंकि पावर आपके पास कौन सी है, ये वाली जो पावर है आपके पास रियल है, और ये वाली जो पावर है वो आपके पास कौन सी है, रिएक्टिव है, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है,
तो पावर जो है वो P से हम इसको डिनोट करेंगे। तो हमने पार्ट ए इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट बी यहाँ पर हाफ पार्ट कट गया है मेरे पास से, सेम सवाल है। अब आपको ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं कुछ इस तरीके से। अब आपको इसके थ्रू पावर लॉसेज और वोल्टेज निकालने होंगे। तो इसकी ज़रा मैं पिक्चर ले लेता हूँ। और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक और सवाल है, सवाल सेम है। अब आपके पास यहाँ पर सोर्स कुछ इस तरीके से गिवन है कि इन टर्म ऑफ ट्रांसफार्मर आपके पास आ गई है। तो यहाँ पर आपको एक काम करना होगा। वो कौन सा काम होगा, याद करें कि मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था। कौन सा, जब आपको R इक्विवेलेंट R डैश निकालना होता है तो आपके पास वहाँ पर N1 अपॉन N2 का स्क्वायर होना चाहिए इंटू R। जो भी आप निकाल रहे हैं, रेफर्ड पैरामीटर निकाल रहे हैं, तो आपके पास इसका जो रियल आंसर है वो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सवाल के अंदर। किस तरीके से होगा वो अब हम देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांसफार्मर है। इसको करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम दोनों मेथड डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 1। वो मेथड 1 और मेथड 2 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस एक पॉइंट पे जाके वो चेंजेस होंगे। तो हम वहाँ पर अभी लिख देते हैं। सिंपल अभी हम यहाँ पे काम करते हैं, फिर मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा मेथड 1 एंड मेथड 2। ठीक है। तो सिंपल ये सर्किट है आपके पास। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। कैसे बनेगा, प्लस माइनस बना रहे हैं। वैसे एसी सोर्स है ये, तो प्लस माइनस बनना नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी ट्रांसफार्मर है आपने बस उसको रिमूव करना है, और जिस तरीके से लास्ट टाइम वाला सर्किट बना हुआ था आपने सिंपल वो सर्किट बनाना है। ठीक है। और यहाँ पे 0.18 0.24 जे और यहाँ पे 480 एंगल 0 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। तो आपने बस सिंपल ये सर्किट आपने बनाया। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल वही काम करना है। अब आपको सबसे पहले तो रेफर्ड पैरामीटर निकालना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आ गया ना। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या निकालते हैं, रेफर्ड पैरामीटर निकालते हैं, जिससे आप असल में क्या निकाल लेते हैं, उससे आप अपने जो इम्पिडेंस होते हैं वो आप एक साइड पे करते चले जाते हैं। तो वो किस तरीके से चलेंगे, अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ मेथड 1 का। ठीक है, मेथड 1 ये है। सबसे पहले आपको निकालना है रेफर्ड पैरामीटर। ठीक है ना। तो रेफर्ड पैरामीटर कौन कौन से हैं आपके पास, ये ट्रांसमिशन लाइन है, क्योंकि आपने देखें इसको क्या किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। आपके पास ये ट्रांसफार्मर था, नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन थे यहाँ पर। इस ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिंक करेंगे। इसको हमने पहले सॉल्व करना है कि इसको इस तरीके से लिंक करना है कि आपके पास ये लाइन कुछ इस तरीके से ज्वाइंट हो जाए। ठीक है ना, जिस तरीके से हमने यहाँ पर बनाया है। मैं अगर यहाँ पर कर दूँ, अभी जो हम काम कर रहे हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं कि हम इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। जब ज्वाइंट करना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको रेफर्ड पैरामीटर इसके निकालने होंगे। वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे कि आपके पास एक फार्मूला है सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया था। कौन सा, R इज इक्वल्स टू, मैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं मिटा दूँ ज़रा। यहाँ पर इम्पीडेंस है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पर Z लिखूँगा और T लिख दूँगा। T स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, टोटल नहीं है ये, सिंपल क्या है, N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू Z, ये बार आएगा और यहाँ पे ZT आ जाएगा। N1 अपॉन N2 कौन सा होगा, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी। प्राइमरी में आपके पास कितना है, 1/10
यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या दिया है 1/10, तो हम यहाँ पे आएंगे तो लिख देंगे 1/10 का स्क्वायर इंटू जेड। आपके पास ट्रांसमिशन लाइन का क्या है 0.18 प्लस 0.24 जे। ठीक है, इससे आपके पास रेफर्ड पैरामीटर निकल जाएगा एक, दैट टी बार किसके बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू, ये 100 हो जाएगा क्योंकि 1/100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपल 24J। आपने एक आंसर इस तरीके से निकाल लिया। अभी इस पैरामीटर को निकालने के बाद आपने क्या कर लिया, एक मिनट ज़रा, जब आपने ये पैरामीटर निकाल लिया इसका मतलब ये है कि आपने इस वाले ट्रांसफार्मर को इस तरीके से लिंक कर दिया। अगर मैं एक डायग्राम भी साथ साथ बनाते जाऊँ तो क्या बता आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। कैसे कि मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिंक कर दिया है और फिर मैंने आगे ट्रांसफार्मर बना दिया दोबारा। ये भी जब मैंने पहला काम किया ही है उसके बाद का काम है, ठीक है ना। मैंने अभी सिंपल ये वाला जो काम था ये अभी मैंने पूरा किया है बस, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर कह दूं कि ये आपके पास फिगर ए है, ठीक है ना। अब फिगर बी के लिए काम करना है, यहाँ पे 10:1 है। अब आपको इसको ज्वाइन करना है। अब इसको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आपको अपनी फिगर में आना है, आपने देखना है कि ट्रांसफार्मर कितने हैं। आपको जिस पॉइंट के ऊपर निकालना है आप वहाँ पर देखेंगे ट्रांसफार्मर कितने हैं। आपने देखे, आप गए, आपने सर्किट में जाके देखा कि यहाँ पर पहला ट्रांसफार्मर है, देन दूसरा ट्रांसफार्मर है। जब रेफर्ड पैरामीटर निकलते जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास टर्न रेशियो है वो आपके पास बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। जब आपने देखा कि इसके लिए, अगर मैं आपको फॉर्मूला सिंपल लिख के दिखाऊँ कि इसके लिए क्या बनेगा, तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं, ZL निकाल रहे हैं। तो मैं जितने ट्रांसफार्मर होंगे उतनी मरतबा प्राइम लग जाएगी इसके ऊपर। मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इसका भी ये मेथड वन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो ऊपर कर चुका हूँ, ठीक है ना। ZL इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा N1/N2 का स्क्वायर और N1/N2 का स्क्वायर इंटू ZL। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर होंगे आप वहाँ पर टर्न रेशियो उतने बढ़ाते चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लिखे और ऊपर 1 क्यों लिखा था, तो ये मैं आपको अब रीज़न बताता हूँ। अब आप काम किसके लिए कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो आप इसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ तक ट्रांसफार्मर कितने हैं, स्टार्ट से एक ही ट्रांसफार्मर है, तो बस आपने एक टर्न रेशियो लिया और डायरेक्ट आपने यहाँ Z लिख दिया। अब आपको इसके लिए काम करना है तो आप लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए कितने ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, 1 2। तो जब 2 ट्रांसफार्मर लग रहे हैं तो आपने उतने ही टर्न रेशियो आपने को लगाने हैं और ZL आपको यहाँ पे गिवन है, तो इसके थ्रू आप अपना काम कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं आऊँगा अपना, इस तरीके से मैंने कर दिया। अच्छा, जो ऑर्डरिंग पेन से जो मैंने लिखा हुआ है ये पहला आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट ट्रांसफार्मर, और ये आपके पास है सेकंड ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। सेकंड ट्रांसफार्मर की आपके पास वैल्यूज है। तो पहले ट्रांसफार्मर की जो टर्न रेशियो आई थी वो कितने थे, जब हम ZL निकालेंगे तो पहले ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो था वो था 1/100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इंटू 10/1 का स्क्वायर इंटू 4+3J। इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाली लाइन और ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई है, तो सिंपल आपके पास आपके पास प्राइम कितना आ गया है, यहाँ पे मैं डबल प्राइम लगा दूँ, जितने भी आपके पास ट्रांसफार्मर होंगे उसके ऊपर उतना प्राइम लग जाएगा। तो ये इसके बराबर आ गया 4+3J के। आई होप ये बात क्लियर होगी यहाँ तक अभी। तो इसके थ्रू हमने रेफर्ड पैरामीटर निकाल लिया। अब इसकी इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बन जाएगी, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं लोड बना रहा हूँ, ZL डबल प्राइम और ये ZT सिंगल प्राइम 480
एंगल 0, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास आ गया है। तो यहाँ पे 0.0018 आ गया आपके पास और 0.0024 जी। तो आपने कुछ ये इस तरीके से लिख लिया है, सही है। ये काम कर लिया। अब आपके पास एक सीरीज सर्किट बन गया है। अब आपको वही काम करना है, केवीएल लगाना है और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये काम अब हम करते हैं आगे। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, आप अच्छा पहले तो आपको क्या चाहिए, करंट चाहिए होगा। तो करंट के लिए हम क्या कर देंगे, इनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन Z इक्विवेलेंट, ठीक है। 480 एंगल 0 अपॉन, इसको जब ऐड कर देंगे क्योंकि ये Z वही वाला है जो कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है। तो 4 प्लस 0.0018 क्या बन जाएगा, 4.0018 प्लस 3.0024 जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इससे आपके पास करंट निकल आएगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 480, अच्छा इसको हम यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखाऊँ कुछ इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे 480 एंगल के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है एंगल 0, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा लें यहाँ पे 4.0018 प्लस 3.0024 इंटू आई ब्रैकेट बंद, और ये आपका आंसर। तो 95.94 और 36.87, ठीक है ना। 36.87 आ गया आपके पास और ये आपके पास आ गया है 95.94। तो यहाँ पे मैं आऊँगा 95.94 एंगल माइनस 36.87, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे करंट निकाल लिया और यहाँ पे आप इसका यूनिट आ जाएगा एम्पियर। अब इसके निकालने के बाद अब आपको काम करना है वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल वही करना है, VL आपको निकालना है। तो करंट आपके पास यहाँ पर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ और अपना आंसर लिखूंगा यहाँ पे। तो I इंटू जेड, आई जो आएगा, आई आपने लेना है ये वाला 95 वाला, 95.94 एंगल माइनस 36.87 इंटू 4 प्लस 3J। करंट आपके पास आया हुआ है, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूंगा यहाँ पर। 4 प्लस 3I 479.72 और 9.6 आया है, 479.7 एंगल माइनस 9.62, ये हमारे पास ज़्यादा आ रहा है 95 पॉइंट। इसको मैं ज़रा दोबारा अगर करूँ 90 ब्रैकेट लगा लेते हैं, 95.94 एंगल 36.87, अच्छा माइनस भी है यहाँ पर, माइनस और ब्रैकेट, अब Z की वैल्यू 4 प्लस 3I। तो आपके पास क्या बन के आया है, 479.7 आया, ठीक है। एंगल हमारा गलत आ रहा था तो माइनस 1.02 आया है, माइनस 1.02 वोल्टेज आपके पास, ये आप आंसर आ गया। VL आपने VL निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब आपको निकालना है लॉस। लॉस के लिए क्या करना होगा, सिंपल फॉर्मूला है, P लॉस I स्क्वायर R। I कितना है 479 कह रहा हूँ, 95.94 एम्पलीट्यूड ही लेना है, ठीक है ना। I का सिंपल एम्पलीट्यूड लेना है आपको, और यहाँ पर, और क्योंकि मैंने रीज़न इसका बता दिया है। और आपको ट्रांसमिशन लाइन का निकालना है, तो ट्रांसमिशन लाइन पे आपके पास
जो इम्पीडेंस आई थी वो ये आई थी, मीन्स के जो रेजिस्टेंस आई थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। तो हमने जो यहाँ पे ये लिखा था क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन पे चाहिए, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमें रियल पार्ट चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास रजिस्टर पे रियल पार्ट आता है और इसके ऊपर कौन सा आता है, इमेजनरी आता है, मतलब कि आपके पास रिएक्टिव पार्ट आता है, तो हमने रियल पार्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पे जाएंगे 95.94 का स्क्वायर इंटू 0.0018, 16.56 आपके पास आंसर आ रहा है, 16.56 वॉट। अगर आप इसको एनालाइज करें पुराने वाले से तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके पास आंसर क्या क्या आए थे। अगर मैं पावर लॉस लिख दूं, ये इसका आ गया, और जो पावर लॉस आया था पार्ट ए के अंदर वो कितना आया था, वो आया था 1482 वॉट, 1482 ये आया था उसके अंदर लॉस, और ये आया था आपके पास ट्रांसफार्मर से लॉस। तो जब आप किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर तो वहाँ पे पावर लॉस ज़्यादा आता है, क्योंकि जब आप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो वहाँ पर जो पावर लॉस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि आप इसको एनालाइज करें, तो एनालाइज का मतलब ये है कि जब हम क्या लगा देते हैं, ट्रांसफार्मर लगा देते हैं ना, कि जब हम बाय ट्रांसफार्मर या बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर वी रिड्यूस द पावर लॉस। पावर लॉस इज रिड्यूस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पावर लॉस विल बी रिड्यूस, कि कहाँ पर आपके पास इतना लॉस आ रहा था, 1482 लॉस आ रहा था, ठीक है ना, पावर लॉस आ रहा था, और जबकि आपके पास एक ट्रांसफार्मर लगाया था आपके पास लॉस कितना आ गया, 16.56, ठीक है ना। तो आपके पास इतना लॉस आ रहा है, तो काफ़ी इसका अगर मैं कहूँगा कितने टाइम दें, तो आप इसको कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास 10 टाइम्स है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो ये आपके पास इसके अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम है, इसका मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 165, अच्छा 10 टाइम भी नहीं है, 100 टाइम आप इसको बोलेंगे कि 100 टाइम इसका क्या है, 100 टाइम है इस लॉस का। तो काफ़ी लॉस हो रहा था, 1.482 लॉस का मतलब ये है कि आप अपना 1.5 kV अपना क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ये 1.5 kV काफ़ी होता है एक सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो ये लॉस हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम के अंदर इतना जो लॉस हो रहा है इसको हम बेयर नहीं कर सकते। जो 16.56 वॉट है ये फिर भी कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू 1.5 kV। तो एक पॉइंट तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे Z की वैल्यू एक दूसरे तरीके से भी निकलती है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ZT तो इस तरीके से निकालना है। आपने ZT निकाल लिया, अच्छा ZT भी नहीं है। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बता दूं, ये वैसे खैर तरीका आसान ही था, या हम रखते हैं इसी तरीके का बल्कि फॉलो करते हैं। वो जो तरीका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। बस यहाँ पे आपको देखना किस तरीके से कि वैल्यूज़ कब आपको इस तरीके से फॉर्मूला खुद जनरेट करना है। ये आपको ट्रांसफार्मर में देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर कितने आ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफार्मर आएंगे आपने उस हिसाब से अपना फार्मूला खुद जनरेट करना है, ठीक है ना, तो टर्न रेशियो के हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड होगा, जो कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हमने जो पढ़ा था उसके मुतालिक होगा।